नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आपके सामने हम फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर 1 है, समकालीन विश्व और भारत, भाग 1, जो कक्षा 9 की समाजीव विज्ञान के इतिहास की पाठ्य पुस्तिका है, उसका ये फ्रांसीसी क्रांति जो है ये पहला चैप्टर है। आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो दिन है वो यही बोला जाता है कि 1789। इसी प्रकार से आप ये याद भी रख सकते हैं और आपको हमेशा याद भी रहेगा कि जो ये डेट है, जो ये टाइम है कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789, ठीक है। आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे अगर आप इसको इस प्रकार से हिस्ट्री को याद करते हैं। तो साथियों, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कक्षा 9 का है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम टाइम है और 2024 के लेटेस्ट वीडियोस में से एक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ रहे हैं साथ में कि हमें इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। CBSE NCERT उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति को बताया गया है। सब सेम पैटर्न पे ही पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे बुक्स का थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। बट सब CBSE बोर्ड से और NCERT की किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता है कि लुई सोल्वे के समय में ये सब हुआ था और 2024 की लेटेस्ट वीडियो है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी और आप काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच के आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप की पढ़ाई को बेटर करने के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं या जो जिससे आपकी बेहतर हो सकती है पढ़ाई, उसको आप जान पाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना के शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब अफवाह थी कि राजा इतना ज़्यादा भय में था कि वह गोली चलाने का आदेश दे सकता था। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल का जो किला था, आपको पता है, पेरिस के अंदर जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में क्या था, गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे के इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट ने निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने और आप इस चैप्टर में ही इस प्रश्न को ढूंढेंगे कि ये क्रांति हुई थी, कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं थी, कि एक दिन की क्रांति नहीं थी। ये क्रांति जो थी ये काफ़ी बहुत बड़ी क्रांति थी और इसके पीछे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि इसके दौरान मतलब क्रांति के माध्यम से आप जो मध्यम वर्ग था या जो निम्न वर्ग था वह चाहता था कि उनको सम्मान और आज़ादी मिले, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिन की नहीं थी, बहुत वर्षों की थी और इसका जो परिणाम हुआ आपने देखा कि सम्राट को फांसी दे दी गई, जबकि इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बास्तिल का किला है, ठीक है। बास्तिल के किले को ध्वंस का जो चित्रकार घटनाओं ने जो चित्रकार थे उन्होंने बनाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसकी बात की गई है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया
की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। एंतोनेट से हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप के अंदर ही है और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जहाँ जर्मनी, फ्रांस और इन सब देशों से वह घिरा हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, मतलब जिस समय राजा बना सम्राट लुई 16, उस समय देखा कि उसने राजकोष बिल्कुल खाली पाया, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे। चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। जब भी कोई युद्ध होगा तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वह जो उसको चला रहा है, उस देश को चला रहा है, सरकार है, कोई भी चीज़ है, उसको होएगी, क्योंकि वह जनता के ऊपर ही निर्भर था। तो वर्साया के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। मतलब आपको पता है कि राजा महाराजा कैसे शौक रखते हैं, और जो शानो शौकत होती है उनको बनाने के लिए वो भी खर्चा होता है। तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। मतलब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के अंदर जो 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु ब्रिटेन था, ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में क्या कर रही थी, मदद करी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का खर्च और जुड़ गया था। मतलब आप भी देखिए कि लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उनके साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, जो 13 स्थान थे, ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ बढ़ चुका था। लिवरे जो थी वो आपको मैं बता दूं कि ये एक करेंसी है, ठीक है, एक मुद्रा है। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर था। मतलब जो भाई कर्जदार थे उनको पैसा वापस भी चाहिए, तो वह मांगने के लिए उतारू थे हमेशा, और उन्होंने जैसे जैसे फ्रांस के जो शासक लुई 16 से मांगा, तो उसका जो सारा बजट था वह सारा वो कर्जा निपटाने के लिए ही जाता था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए, लगान बढ़ाने के लिए। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर को अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 अभी आप देखेंगे। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त करते थे। मतलब जन्म से ही वो कोई विशेष अधिकार प्राप्त करते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वालों करों से छूट। मतलब जो पादरी वर्ग था, जो फर्स्ट स्टेट था, कुलीन वर्ग था, वह कोई भी टैक्स नहीं देते थे। राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। मतलब बाध्य ही थे, वह ये करना ही था उनको। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद,
मतलब एक धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। मतलब जो आप सब लोग धर्म को मानते हैं और आपको टैक्स देना ही है, ठीक है। और ये किसको देना है? चर्च को देना है। टाइड मतलब धार्मिक कर, ये आपने याद रखना है, और ये चर्च को दिया जाना है, ठीक है। तो ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर है और उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। मतलब टाइल तो धार्मिक कर हो गया और टाइल हो गया जो प्रत्यक्ष कर है, जो देना ही देना है, ठीक है। जो मतलब आप जो बिल्कुल है ही, मतलब वो आपको देना ही पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी बहुत सारी चीज़ों पर था, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष कर है वह इन सब चीज़ों पे था। तंबाकू है, रोजाना के उपभोग की वस्तुएं हैं, इन पर था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब राज्य का जो भी वित्तीय बोझ था, जो कर्ज था, वह करों के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से जनता ही ये वहन करती थी। अब देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये पादरी वर्ग है। फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट जो क्लास है, सेकंड क्लास द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग है, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी है, व्यापारी है, अदालती कर्मचारी, वकील आदि है, किसान और कारीगर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर, नौकर हैं। और जो ये है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ना, सिर्फ यही टैक्स देता था। और किसको देता था? ऊपर के इन दोनों वर्गों को, कुलीन वर्गों को, और सामंती कर होता था, और पादरी टाइट कर होता था, तो धार्मिक कर होता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, इन लोगों के लिए, इन लोगों के ऊपर ही ये चीज़ें थोप दी गई थी, ठीक है। और सिर्फ गरीब और जो थर्ड लेवल में आते हैं, जो थर्ड स्टेट में आते हैं, उनको ये सब टैक्स देने पड़ते थे। यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं। लिवरेज, मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस की एक मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दी गई थी, मतलब जब क्रांति हुई उसके बाद में। स्टेट क्रांति पूर्व, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था, टैक्स था। यह टैक्स या कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा करने वाले देने वाला कर था। और 10वां हिस्से का अर्थ ये हो गया कि अगर आप 100 बोरी, ठीक है, 100 बोरी अगर आप घर अनाज होता तो 10वां हिस्सा मतलब आप इसमें कट करेंगे तो 10 बोरी आपको, 10 बैग्स आपको ये जो टैक्स है ये देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना टैक्स होता था। ये जो टाइड था ये उपज का 10वां हिस्सा था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक चित्र भी है कि एक चित्र है, आप देखिए यहाँ पे कि, और इसमें लिखा क्या गया है कि कुछ लिखा गया है, उसका हिंदी में अनुवाद भी है यहाँ पे चित्र के ऊपर, कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुलीन व्यक्ति एक मकड़ा है और किसान मक्खी है। और यहाँ पे क्या लिखा है? शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है? आप बताइए। देखिए किस प्रकार से ये बस उसको जाल में फंसाए हुए है सामंत। जैसे मकड़ी आपने देखा होगा कि उसके अंदर जाल होता है और वह कैसे जीव जंतु को फंसा लेती है, और फिर जब जीव जंतु कहीं नहीं जा पाता है, इधर उधर बिल्कुल फंस जाता है उसके जाल में। इस प्रकार से ही जो सामंती जो लोग थे, जो सामंत वर्ग था, वह आपने ऊपर देखा कि मजदूरों को, किसानों को जो उसके कर में वो हो जाते थे, डूब जाते थे टैक्स में, कर्ज में, उनसे घर का सारा काम भी करवाते थे, उनसे कर भी लेते थे। इस प्रकार से उनसे सारी जो चीज़ें थी ये सामंती लोग उनसे करवाते थे, और उनको कोई मजदूरी या कोई चीज़ नहीं दिया करते थे। ये सब बेगारी थी, ये सब बिना मेहनताने की मेहनत थी, बिना पैसों के मेहनत करवाई जाती थी। अब आप बोलेंगे कि क्यों, जब इतना टैक्स ले लिया जाता था, ठीक है, इनके ऊपर इतना टैक्स वो कर देता था, और जो टैक्स होता था, टैक्स भी अगर ये चुका नहीं पाते थे तो कर्ज होता था,
और वो टैक्स से, वो कर से, वो जो सामंती लोग हैं, ठीक है, वो लगान से कभी आज़ाद ही नहीं हो पाते थे किसान लोग। अब मरने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, मतलब 2,30,00,000 थी, जो सन 1789 जिस समय फ्रांसी क्रांति थी उसमें बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत भी तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि उत्पादन तो आपने देखा किस प्रकार से खाने पीने की कमी थी और खाने पीने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूर करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी तब जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। नए शब्द जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार से। देखिए, खराब फसल होगी तो क्या कहते हैं, उत्पादन नहीं होगा तो क्या कहते हैं, जो लोग हैं, जो मजदूरी है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी इतना कुछ नहीं निकल पाएगा। और पाव रोटी है जो वो महंगी खरीद पाएंगे, उसके कारण कमजोरी आएगी, भुखमरी आएगी, महामारी आएगी और अंत में जो समाज के अंदर स्थिति है वो खराब होती जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 में रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए, खाद्य दंगे जो है ये लास्ट में बिल्कुल देखिए क्या होएगा कि इसमें जो दिखाया गया है, फसल खराब होएगी, तो फसल खराब होएगी तो फिर उससे क्या होगा, अन्न का अभाव हो जाएगा। अन्न का अभाव होगा तो खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत जो है वह बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तो जो गरीब है वह पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे। जब वह पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होएगा, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, कमजोर शरीर होएगा, ठीक है, और अंततः खाद्य दंगे होंगे और लोग मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस चार्ट में ये चीज़ को बढ़ना है बहुत आसानी से। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना भी की। ठीक है, तो 1.3 है, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। पहले भी लोग थे वह ऐसे अकालों के समय विरोध करते थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। अरे आप कोई करोगे, कोई बदलाव मांगोगे, लेकिन बदलाव आपके पास कोई आइडिया तो होना चाहिए ना। लेकिन उस टाइम कोई आइडिया नहीं था, उन लोगों के पास में कोई सुझाव नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे, जैसे मिडिल क्लास लोग, जिसे आप कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, अध्यापक थे, वो लोग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार जो था, मतलब जो समुद्र के पार था, व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। जैसे आपको पता है कि रेशम का जो व्यापार होता था चीन से, भारत से, इस प्रकार से ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब जन्म के साथ जो विशेषाधिकार जो उनको मिल गए हैं कि एक वो उस जगह पैदा हुए हैं तो उनको विशेषाधिकार हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, वो किस योग्य है।
स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियों जॉक रूसो, ठीक है, जीन जॉक रूसो जो थे, जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी, ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो। अपनी टू टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई, मतलब अमेरिका के संविधान में दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये फ्रांस में भी एक क्रांति का स्वरूप लेके आई। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकें एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी न समझ सके। इसी समय लुईस 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगा जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। स्रोत क्या है? प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की करहा सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दी जाने का दुखड़ा नहीं रोकना चाहिए। मतलब जो लोग इतना बुरा करते हैं समाज के साथ में, ठीक है, और तो जब उनके साथ में कुछ ऐसा अगर बुरा होता है तो उनको अपना दुखड़ा नहीं गाना चाहिए। इस प्रकार से जो ये एक आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने ये लिखा था, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। क्रियाकलाप या यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों ने उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। अब देखिए क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो क्रांति की शुरुआत को हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कंप्लीट करते हैं। और मैं जैसे आपको बताया था कि आपको वीडियो के आने तक आप यहाँ तक बने रहे, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी आपको वीडियो लगी है बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे हमें बताना कि इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें हम वो आगे बढ़ा सकते हैं। सहयोग मेडिटेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। सहयोग मेडिटेशन से डेफिनेटली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आप निरंतर अपने
जो भी आपका स्टडी है उसमें अच्छे रहने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को अच्छे करने के लिए, अटेंशन का जो डिसऑर्डर होता है, मतलब हम लोग इधर उधर जो हमारा अटेंशन भागता है, उससे बचने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा साधन है। सहयोग मेडिटेशन आपको पढ़ाई में आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये सहायता प्रदान करेगा। तो आप प्लीज़ सहयोग मेडिटेशन कीजिए। ये जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन। जो बच्चे कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत आगे जा रहे हैं। जो भी अभिभावक, शिक्षक, छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से ये उनके लिए ये एक तरीके से हमारा एक हमारी तरफ से एक सुझाव है, हमारी तरफ से, कि हम लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ है और आप लोग भी कीजिए, आपको भी इससे बहुत लाभ होएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक पहुंचाइए और बाकी वीडियोस को भी देखिए जो कि लिए आप काफ़ी यूज़फुल हो गए, जैसे क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ 8th 6th 7th हर सभी क्लासेस के आपको मिलेंगे। और ये ओल्ड से न्यू जो एरा है इसमें आपको मिलेंगे, तो आपको हर चीज़ के आंसर मिलेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।